नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं। हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात के साथ मैं हूं अनंत भट्ट और आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे उस माया जाल की जो मासूम बच्चों को भी अपनी गिरफ्त में लेता ही जा रहा है और दायरा लगातार इसका बढ़ता जा रहा है। बच्चों की दुनिया मासूम होती है। बच्चे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उन पर उसका गहरा असर होता है। अभी तक हमारे बच्चों को सिखाना बताना परिवार वालों का काम था, लेकिन आज की दुविधा दूसरी तरह की है। बच्चे परिवार के साथ कम और मोबाइल और सोशल मीडिया पर वक्त ज्यादा गुजारने लगे हैं। ऑनलाइन गेम्स ने बच्चों की दुनिया ही बदल दी है। बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, बच्चों में डिप्रेशन की शिकायतें बढ़ रही हैं। ऑनलाइन अपराध से भी कम उम्र में बच्चों का सामना हो रहा है। यही वजह है कि अब ये आवाज उठने लगी है कि अब बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल की उम्र तय कर देनी चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी कुछ इसी ओर इशारा किया है और सरकार को सुझाव दिया है कि वो इस बारे में सोचे। आज इसी मसले पर हमारे खास मेहमानों से हम बातचीत करेंगे। समस्या के हर पहलू पर बात होगी, समाधान जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने मेहमानों से बातचीत को आगे बढ़ाएं, चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर छा जाने का शौक कितना खौफनाक हो सकता है, ये इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। रील्स बनाने के लिए लड़की एक ऐसी ऊंची इमारत पर चढ़ गई जहां से किसी का भी खौफ से भर जाना लाजमी है। लेकिन लाइक्स के लिए ये लड़की न केवल इस इमारत पर चढ़ी बल्कि इसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। यही वो दुनिया है जहाँ सब कुछ अब सोशल मीडिया के चंगुल में है। बच्चों की हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, बिहेवियरल, सोशल, लैंग्वेज, सब चीजों के अंदर। और फिजिकली भी बच्चे आइज खराब हो रही है और सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण बच्चों के अंदर मोटापा आ रहा है। किसी छोटे बच्चों में डायबिटीज देखी जा रही है, हाइपरटेंशन देखा जा रहा है, जो कि बच्चों की सेहत के लिए खराब है। दरअसल बात केवल एक तस्वीर भर की नहीं है। सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट की चिंताएं नई चुनौतियों तक जा पहुंची हैं। सोशल मीडिया के वर्चुअल इमोशन ने असल इमोशन की कद्र खत्म कर दी है। मनोवैज्ञानिक सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट पर रिसर्च कर रहे हैं। वहीं सोशल साइट्स इस जुगत में हैं कि लोगों से उनकी जिंदगी का और वक्त कैसे हासिल किया जाए। बड़े तो बड़े, बच्चों की मासूम दुनिया तक सोशल मीडिया की ये महामारी पहुंच चुकी है। यही वजह है कि कर्नाटक हाईकोर्ट तक को सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए उम्र तय करने की बात कहनी पड़ी। कुछ दिन पहले एक सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया की वजह से बच्चों पर होने वाले नेगेटिव असर पर चिंता जताई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार को सुझाव दिया है कि जिस तरह शराब पीने की उम्र तय है, उसी तरह सोशल मीडिया के इस्तेमाल की उम्र भी तय की जाए। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि सोशल मीडिया पर ही नहीं, इंटरनेट से भी ऐसी चीजें हटाई जानी चाहिए जो मन को भटकाती हैं। हाँ, बच्चों के लिए लेकिन बहुत और ज्यादा गंभीर समस्या है, क्योंकि बच्चों की उम्र बहुत ही संवेदनशील होती है और उन पर सोशल मीडिया एडिक्शन का नकारात्मक प्रभाव बहुत जल्दी और बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। ये लत एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी भावनाओं को उत्पन्न करती है। लगातार दूसरों की आइडियल जिंदगी देखते हैं जो बच्चे सोशल मीडिया पे, उनसे अवास्तविक सामाजिक तुलना, जिसे हम अनरियलिस्टिक सोशल कंपैरिजन बोलते हैं इंग्लिश में, और अपर्याप्तता की भावना, जिसे सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी बोलते हैं, वो भावनाएं बढ़ती हैं। अब इनसे स्ट्रेस, एंजाइटी और आत्मसम्मान की कमी, ऐसी भावनाएं बच्चों में उत्पन्न होना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। अब ऑनलाइन ज्यादा वक्त बिताना बच्चों के सोशल स्किल डेवलपमेंट को भी बहुत नकारात्मक वे में असर करता है। बच्चों का स्किल डेवलपमेंट नहीं होता। बच्चे पूरे टाइम हम ऑनलाइन कंटेंट देखते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते। कर्नाटक हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि अब बच्चों को सोशल मीडिया के चंगुल से बचाने का वक्त आ गया है और क्या ये आज के दौर में प्रैक्टिकल है। जाहिर है ये चिंता इसलिए भी अहम है क्योंकि सोशल मीडिया पर आज हर तरह का कंटेंट हर उम्र के लिए आसानी से उपलब्ध है। वैसे मैं मानती हूँ कि बच्चे सोशल मीडिया पर हर तरह का कंटेंट देखने के लिए मानसिक रूप से तैयार बिल्कुल नहीं है और इसके कई कारण हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे हर प्रकार का कंटेंट मिलता है। आप देखिए, हिंसा, अभद्र भाषा इत्यादि, जो कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए बहुत हानिकारक है। ऐसा कंटेंट बच्चों को भ्रमित कर सकता है, आसानी से तनावग्रस्त बना सकता है और इन सब का बच्चों की मानसिक विकास पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बेरोक-टोक अगर वो कंटेंट दिखेंगे तो वो बच्चे साइबर बुलिंग का शिकार बन सकते हैं। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के इश्यूज बन सकते हैं, क्योंकि बच्चों को इतनी समझ नहीं होती कि किससे अपनी व्यक्तिगत जानकारी शेयर करें और किनसे ना करें।
सोशल मीडिया ने कैसे बच्चों की दुनिया को बदरंग कर दिया है, ये हाल में सामने आई एक रिसर्च से समझा जा सकता है। इस रिसर्च के मुताबिक 46% बच्चे सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर 3 से 6 घंटे बिता रहे हैं। वहीं 1 से 3 घंटे सोशल साइट्स और OTT पर रहने वाले बच्चों का प्रतिशत 39% है। बच्चों पर सोशल मीडिया और OTT के असर की बात करें तो इसकी वजह से 39% बच्चों के व्यवहार में आक्रामकता पाई गई है। 37% बच्चे ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर ज्यादा रहने की वजह से जल्द धैर्य खो देते हैं। सर्वे में सोशल मीडिया पर ज्यादा रहना 27% बच्चों में सुस्ती की वजह बन रहा है और 22% बच्चों के माता पिता ने सर्वे में स्वीकार किया है कि उनका बच्चा सोशल मीडिया के असर की वजह से डिप्रेशन का शिकार है। जाहिर है समस्या बड़ी है और इसका समाधान खोजना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो एक जमाना वो था जब मौसम बदलता था और बीमारियां दस्तक देती थी, लेकिन आज मौसम कोई भी हो, एक समस्या ऐसी है जो किसी भी समय किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती है और बच्चों को लेकर खासतौर से चिंता जाहिर की जा रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों से परिचय आपका करा दें। डॉक्टर राजीव रंजन हमारे साथ हैं जो कि सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर संदीप वोहरा रहेंगे, सीनियर साइकियाट्रिस्ट, और RK गौर साहब हमारे साथ रहेंगे जो कि कानूनी पक्ष पर हमारे साथ बातचीत करेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राजीव रंजन जी का रुख करना चाहूंगा। पहले तो राजीव जी, माता पिता को चिंता होती थी, मौसम बदल रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है, बच्चे की हेल्थ कैसी होगी, उसकी इम्यूनिटी कैसी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल फिजिकल इम्यूनिटी से ज्यादा साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी पर ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है माँ बाप को, और उसकी वजह एक सोशल मीडिया कहीं ना कहीं बनता जा रहा है। राजीव जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आ रही है। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, एक आपने बड़ी वाजिब प्रश्न उठाई है और आजकल हम लोग इस OPD में डिस्कस भी करते हैं पेरेंट्स से। उनकी एक चिंता होती है कि बच्चे जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व हैं और इसका सबसे ज्यादा नकारात्मक इफेक्ट उनके एजुकेशन पे, उनके मेंटल हेल्थ पे, उनको स्ट्रेंजर एंजाइटी और सोशल आइसोलेशन होता है और कहीं ना कहीं इससे काफी बच्चे लेथार्जिक, फैटिक फील करते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा आपके मंच से कि इसमें बहुत सारे पेरेंट्स अभी इसमें इग्नोरेंस का शिकार हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि उनके बच्चे किस ओर जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। तो जिनको पता है वो तो इस पे कोई कार्रवाई कर सकते हैं या कोई कदम उठा सकते हैं, बट ये इतना नकारात्मक है कि इससे उनके मेंटल ग्रोथ, आपको पता है बच्चों की मानसिक विकास लगातार होती है और कहीं ना कहीं अगर इस पे कोई रुकावट आती है या मेंटल डेवलपमेंट में रुकावट होगी तो उसके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है और ये उनके शिक्षा दीक्षा, एजुकेशन में भी काफी नकारात्मक इफेक्ट करता है। किसी की भी ब्रेन की एक कैपेसिटी होती है, अगर आप किसी एक मंच पे ज्यादा समय देंगे तो आपके शरीर में थकावट आएगी और कहीं ना कहीं वो आपके शारीरिक विकास, मानसिक विकास को भी नुकसान पहुंचाते हैं। आता हूं डॉक्टर राजीव आपके पास। मैं डॉक्टर संदीप वोहरा का यहां पर रुख करूंगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि डॉक्टर राजीव ने कहा कि बहुत सारे पेरेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि सोशल मीडिया उनके बच्चे को एडवर्सली यानी कि नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, अगर प्रभाव पड़ रहा है तो उसके कुछ सिम्टम्स भी होंगे। कहां पर वो कौन से सिम्टम्स हैं जिसको लेकर सचेत हो जाना चाहिए कि बच्चा अब नेगेटिव प्रभाव के दायरे में आ चुका है? देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे के बिहेवियर में, उसकी नेचर से हटके कुछ बदलाव आ रहा है, जैसे बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाना या उसका इरेटिक स्लीपिंग पैटर्न होना या इरेटिक एपिटाइट होना या छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना या उदासीन बातें करना, या सबसे कॉमन होता है जब पेरेंट्स को ज्यादा चिंता होती है कि एकेडमिक डिक्लाइन, मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो जाना या बच्चे का फेल होना। ये सबसे ज्यादा जरूरी है पेरेंट्स के लिए समझना कि अगर उनको लगता है कि बच्चा उनका 24 घंटे अपने मोबाइल के साथ रहता है तो ये अर्लीस्ट इंडिकेशन है कि उसको नशे की तरह एक ये लत लग रही है, जहां पर उनको इमीडिएटली कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। अधिकतर हम देखते हैं पेरेंट्स को कई बार जिनको पता नहीं होता, इग्नोरेंट होते हैं इसके दुष्प्रभाव के, तो हमारे पास जब लेके आते हैं तो उनके बच्चों के अंदर एंग्जाइटी, डिप्रेशन या इरिटेशन या मूड डिसऑर्डर की बात हम करते हैं या OCD, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो जब हम देखते हैं डिटेल में, जब हिस्ट्री लेते हैं तो पता लगता है कि हस्बैंड वाइफ है, यानी कि जो पेरेंट्स है वो दोनों के दोनों वर्किंग है घर पर और कोई है नहीं, तो बच्चे के पास जब वो वापस आता है घर पे कोई होता नहीं है, या अगर कोई मेड या कोई और सर्वेंट है तो वो इतना ध्यान नहीं रखता और बच्चा एकदम आते साथ मोबाइल खोलता है और उसी पे लगा रहता है। देखिए, हमें समझना चाहिए कि मोबाइल के अंदर जो भी इस तरह के मीडिया की साइट्स है, उनका बेसिक एम होता है कि मैक्सिमम लोग विजिट करें उनको, तो वो बहुत अट्रैक्टिव चीजें बनाते हैं। पर हमारे को खुद को समझना चाहिए कि स्पेशली बच्चों के लिए बहुत जरूरी है समझना कि कहां पर एक लगाम कसी जाए, कहां पर
ये समझा जाए कि ये जो है हानिकारक हो रहा है। अधिकतर बच्चे अपना लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है स्टडीज में, कि अपने क्लासेस में फेल होते हैं, या उनका जो ट्यूशन टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे होते हैं वो पेरेंट्स को बताते हैं भाई ये इंटरेस्ट नहीं ले रहा, और जब हम डिटेल में देखते हैं वो अधिकतर सोशल मीडिया पे होता है, या वो मैसेजिंग कर रहे होते हैं, या वो गेमिंग में होते हैं। मैं आता हूं डॉक्टर साहब आपके पास, मैं आर के गौर साहब का रुख करना चाहूंगा। गौर साहब, सोशल मीडिया का ये जो संसार है ये ब्रह्मांड की तरह हो चुका है, इसका ओर छोर लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अब मेरा सवाल ये है कि केरला हाईकोर्ट ने ओरल रिमार्क दिया है कि क्या इस पे कोई फिल्ट्रेशन हो सकता है, क्या आयु सीमा का फिल्ट्रेशन इस पर लग सकता है। मैं सबसे पहले कानून के नजरिए से समझना चाहता हूं कि यूसेज की बात जहां तक आती है तो क्या सोशल मीडिया को लेकर हमारे आईटी कानून में कोई सीमा, कोई दायरा तय किया गया है या ये निर्बाध है? अनंत जी, ये वास्तव में ऐसा मकड़जाल है जो ब्रह्मांड है। इसको कहीं रोक पाना आज विश्व में किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने सिमिलर टिप्पणी की। 5th फेडरल कोर्ट, 8th फेडरल सर्किट कोर्ट, 11th सर्किट कोर्ट, इन सबकी टिप्पणियां ये रही हैं कि बालक आज साइबर बुलिंग में, साइबर टेररिज्म में, साइबर फ्रॉड्स में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले जो करने की बात है, इसमें कानून बाद में आता है, पहले उत्तरदायित्व आता है कि ये बच्चा किस तरफ जाए। देखिए, कंप्यूटर और मोबाइल तो आज आप हाथ में पहले दिन दे देते हैं क्योंकि आज ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। देखिए, यह दोनों चीजें हैं। हम जब छोटे थे तब पढ़ा करते थे विज्ञान वरदान या अभिशाप। आज इंटरनेट वरदान या अभिशाप हो गया है। तो अगर वरदान की तरह लेंगे तो ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों का ज्ञान वर्धन हो रहा है। मैं अपनी बात करूं तो आज सुबह 4 बजे से मैं हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू पर कुछ सीख रहा था, पढ़ रहा था, समझने का प्रयास कर रहा था। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही हम यहीं से बैठ के देख पाते हैं, वहां के जजमेंट्स ले पाते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में भारत में अपने तरीके से पेश करने का प्रयास करते हैं। तो सीखने के लिए एक बहुत बड़ा एम्बिट है यहाँ। दूसरी बात जब यह आती है कि क्या ये नशे की लत है, और ये नशे की लत लगता कौन है? इन न्यूक्लियर फैमिलीज में माँ बाप जब काम पे जा रहे हैं या रेस्टोरेंट में बैठे तो बच्चे को सबसे पहला काम करते हैं मोबाइल दे देते हैं कि बेटा तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट हो गया, हमें डिस्टर्ब मत करो, तुम्हें दे दिया। अब वो किधर जा रहा है? पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए। आनंद जी, आपका सवाल बहुत वाजिब है। जी, मैं गौर साहब आपसे पेरेंटल कंट्रोल यहाँ पर जरूरी हो जाता है, लेकिन आप यहाँ पे जानना ये भी जरूरी है कि क्या कोई कानूनी टैप है और क्या कोई कानूनी टैप बन सकता है? दोनों ही बातें। मैं वहीं आ रहा हूं क्योंकि इसको बहुत विशद विषय है, बहुत विशाल विषय है। उसको धीरे से मैं प्रयास कर रहा हूं, बहुत सीमित समय में प्रयास कर रहा हूं कि 1 मिनट में इसको वहां तक ले आऊं। तो इसमें जैसे डार्क वेब है, डार्क वेब पर लगभग 28,000 क्राइम इस समय देश में रजिस्टर्ड हुए पिछले वर्ष। साइबर बुलिंग के मुकदमे रजिस्टर हुए, सेक्सटॉर्शनिज्म के मुकदमे रजिस्टर हुए, और उनमें आपको जानकर ये अचंभा होगा कि टीन्स की संख्या भी बहुत सारी है। सिर्फ नूह एरिया को मैं देखूं तो वहां यंगस्टर्स ने एक ऐसा पैच इन्वेंट किया जहां से उनके मोबाइल फोन्स का जो टावर है उसकी लोकेशन डिटरमिन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि वो बॉर्डर एरियाज में टावर इधर उधर होता है। जी। ऐसे समय में जब इंटरनेट और मोबाइल आज कहीं से रुक नहीं रहा है, डार्क वेब पर आप किसी भी वेबसाइट पर जा सकते हो, तो पेरेंटल कंट्रोल सबसे पहली चीज है। कानून बहुत बाद की चीज है। कानून बहुत छोटा, आज की समय में कानून का बहुत छोटा सा दायरा है कि साहब कहीं साइबर फ्रॉड हुआ, शायद कहीं आपके पैसे वापस आ जाए, शायद कहीं अपराधी को पकड़ा जाए। नहीं, क्योंकि कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसमें सरकार से ही पूछा गया है। कोर्ट ने कहा है कि क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कोई आयु सीमा तय कर दी जाए? अगर इस दिशा में कदम बढ़ाता है तो क्या ये कारगर उपाय होगा? क्या कर पाएंगे आप ये सोचिए कि जिस समय में हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं नर्सरी क्लास के बच्चे के लिए, जी, तो
तो मोबाइल या कंप्यूटर तो उसको हमें देना पड़ेगा। जी जी। अब वहां पेरेंटल कंट्रोल ही काम कर पाएगा जी, क्योंकि कानून तो हर जगह नहीं जा पाएगा ना, कि जी कानून को नहीं पता कि ये बच्चा यूज कर रहा है या बड़ा यूज कर रहा है। जी। तो माँ बाप का ही यहाँ सबसे बड़ा फर्ज होगा। मैं आता हूं गौर साहब आपके पास। मैं राजीव रंजन जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। राजीव जी, इसके दो पहलू हैं। जब बात आती है सोशल मीडिया के जाल में फंसे बच्चों के, लगातार ये दायरा बढ़ता ही जा रहा है, तो एक तो इसका है फिजिकल पहलू और एक है इसका साइकोलॉजिकल पहलू। मैं फिजिकल पहलू की बात कर लेता हूं। जब फिजिकल पहलू की बात आती है तो ये किस तरीके से एडवर्सली बच्चों को प्रभावित कर रहा है? देखिए, जब हम किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, इंटरनेट को यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज होते हैं और आप एक एनर्जी यूज करते हैं। हम कोई भी चीज करते हैं उसमें हमारी एनर्जी लूज होती है। अगर आप एक लंबे समय तक कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, अपने मोबाइल को यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक फैटिग के शिकार हो रहे हैं। फिर आपकी फिजिकल एक्टिविटी डाउन हो जाएगी, आप सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आपकी जो मोटिवेशन फिजिकल के मायने में होती है वो काफी कम हो जाती है। मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा जो आपके प्रश्न से अलग है, कि जैसे मैं देखता हूँ आज छोटे बच्चे हैं, 6 मंथ्स के बाद हम लोग कहते हैं उनको आप वीनिंग करें, खाना खिलाएं, वहीं से मोबाइल देने लगते हैं पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स खुद ही काफी अपने लाइफ स्टाइल से तंग हैं, उनके पास समय की कमी है, उन्होंने अपनी जिंदगी ऐसी बना रखी है। और देखिए, जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं, गार्डियन, गार्ड करना है, अभिभावक है हम, गार्ड करना ही गार्डियन का काम है। और कहीं वहां पे कानूनी पहलू बहुत बाद में आएगा, शायद इसका कोई हल भी ना निकले। अगर गार्डियन ही अपने अपने बच्चों पे बताएं कि क्या सही है, क्या गलत है, कितना यूज होना चाहिए और किसको हम मिसयूज कहते हैं, तो कहीं ना कहीं प्लस एक और चीज है, मैं आपके मन से कहना चाहूंगा, आप अब्रॉड जाएंगे तो हर जगह फिजिकल एजुकेशन बहुत मस्ट है, जिसकी कहीं ना कहीं इंडिया में तो है लेकिन उसका पालन नहीं हो पाता है। अगर हम वो भी करें और हर चीज के एक समय निर्धारित करें, उससे कहीं ना कहीं हमें काफी फायदा होगा। मैं डॉक्टर सबीर का यहाँ पर, संदीप जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर संदीप, आपसे अब जब बात आती है एडिक्शन की, अब लोग अक्सर ये सवाल करते हैं जब इस विषय में बात होती है घरों में कि भाई कोई फिजिकल कंजम्पशन तो हो नहीं रहा, फिर एडिक्शन कैसे हो जाएगा? जबकि मुझे लगता है कि एडिक्शन एक मेंटल स्टेट है, उसका फिजिकल कंजम्पशन से कोई वास्ता है ही नहीं। वो आपका मन ही ग्रहण कर रहा है, चाहे आप उसको फिजिकली लें, चाहे आप उसको आंखों की दृष्टि से लें। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, इसमें क्या है कि जैसे ऑनलाइन एडिक्शन का बिल्कुल पैरेलल हम कर सकते हैं ड्रॉ कोकेन एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन या किसी भी तरह के नशे से। उसका कारण है कि जब आप जैसे ऑनलाइन गेमिंग की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो गेमिंग के लेवल्स हैं, जैसे लेवल 1, 2, 3, 4। जैसे जैसे आप एक लेवल को क्रॉस करते हैं तो आपके ब्रेन में डोपामिन का रिलीज होता है, विच इज अ स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिससे आपको एक यूफोरियन इफेक्ट होता है। तो वही चीज बिल्कुल सेम पैरेलल ड्रॉ करता है ब्रेन के अंदर। ये ऑनलाइन गेमिंग ब्रेन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेती है, और आप बिल्कुल जैसे कोई नशेड़ी नशे के लिए स्मैक मांगता है, कोकेन की तरफ दौड़ता है, बिल्कुल उसी तरह से ऑनलाइन गेमिंग का बच्चा जो है वो बार बार उसी की तरफ जाएगा। और जो पेरेंट्स हैं उनको ये समझना चाहिए कि जब उनको क्लैरिटी होनी चाहिए कि एकेडमिक यूज कितना है और नॉन एकेडमिक यूज कितना है, जैसे कि वो एग्जैक्टली चेक कर सकते हैं, बीच में मॉनिटर कर सकते हैं कि क्या चीज के लिए यूज हो रहा है। और एडिक्शन का जहां तक सवाल है, आप धीरे धीरे क्या होता है, मुझे अभी एक पेशेंट रिसेंटली बच्चा याद है, 12-13 साल का, दिल्ली से ही मेरे पास आया। उसका वो अगर उससे आपने मोबाइल छीना या मोबाइल के लिए कुछ कहा तो आग बबूला होकर उसने गाली गलौज करना, और उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। और उसके पेरेंट्स पूरी तरह से फंसे हुए थे, उनको समझ नहीं आता क्या करें। वो सिर्फ अपना मोबाइल लेके कमरे में चला जाता था। बहुत मुश्किल से धीरे धीरे उसको काउंसलिंग से, मेडिसिन से और उसकी फैमिली सपोर्ट को बढ़ा के, उनके टीचर्स को पिक्चर में डालकर हमने धीरे धीरे हेल्प किया। तो ये बिल्कुल क्लियर कट लाइक एनी अदर एडिक्शन है। हमको डिनायल में नहीं जीना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि ये डेंजरस है। और बच्चों के लिए, जैसे आपने पहले जो आप क्वेश्चन पूछा, यस, इसके लिए उम्र का तय करना बहुत जरूरी है। कुछ ना कुछ इस तरह से गाइडलाइन होनी चाहिए ताकि एटलीस्ट कुछ सेक्शन को बच्चों को ये बताया जा सके और हम रोक सकें बच्चों की एडिक्शन। कार्यक्रम में आज चर्चा हो रही है सोशल मीडिया के मायाजाल से बच्चों को कैसे बचाया जाए, और स्थिति जो पूरा मसला है कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप यहां से लगाई। केरला हाईकोर्ट ने भी इसको लेकर टिप्पणी की है। हम सीधे गौर साहब का यहां पर रुख करना चाहेंगे। सर, इस जो पूरा ये मामला है, इसके 2-4 सिरे हैं। इसमें एक सिरा पेरेंट्स तक आता है, एक बच्चे हैं जो कंज्यूमर हैं, एक वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं।
अब आपने कहा कि पेरेंट्स की शुरुआत में पेरेंट्स को ही टैप करना होगा, बेसिक जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके लिए क्या कुछ बाउंडेशन हो सकती है? क्या कोई नियम कायदा बन सकता है? क्या यह मुमकिन है? गौर साहब हमारे साथ अभी नहीं है, हम सीधे अभी रुख करेंगे डॉक्टर राजीव रंजन का, जो हमारे साथ लगातार इस चर्चा में बने हुए हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं राजीव साहब की डिटॉक्सिंग की, मेडिकल टर्म है डिटॉक्सिंग की, शरीर को शुद्ध किया जाए। अब सवाल यह आता है कि यह ऐसा मसला है जिसका संबंध शरीर से भी है, जिसका संबंध मन से भी है। अब फिजिकल उसके हिसाब से देखें तो इसकी डिटॉक्सिंग की क्या प्रक्रिया हो सकती है? कैसे बच्चे को इससे ग्रेजुअली, एकदम तुरंत अगर एक्शन लिया जाएगा तो हो सकता है रिटेलिएट करे वो, लेकिन ग्रेजुअली कैसे इससे अलग किया जा सकता है? कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स को एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आपको अपना कम्युनिकेशन डेवलप करना पड़ेगा बच्चे के साथ, और उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज भी शामिल हो। और कहीं ना कहीं जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपको पता है म्यूजिक्स हैं, सॉन्ग्स हैं, डांस है, स्पोर्ट्स हैं, ये सारी चीज़ों में अगर हम इन्वॉल्व करते हैं तो बच्चे बड़े कोमल होते हैं। उनकी जो डिस्ट्रैक्ट करने की आपकी क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा होती है उनके लिए। तो आप ये इन उपायों से उनको सोशल मीडिया से थोड़ा दूर कर सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उनको सही शिक्षा दें, उनको बताएं क्या सही है। आप किसी भी कानून के तहत अगर करेंगे तो कानून तोड़े भी तो जाते हैं, जब वो छुप के करेगा वो आपसे छुपाएगा इन बातों को। और कहीं ना कहीं अगर हम सही शिक्षा देते हैं, उसको ज्ञान देते हैं, तो हमें इन सब करने के बजाय हम उनको डायरेक्ट ओपन बता सकते हैं, उनको ज्ञान दे सकते हैं क्या सही गलत है। इसमें हमें उतनी पहरेदारी भी नहीं करनी पड़ेगी। मैं डॉक्टर संदीप का यहाँ पे रुक करूंगा। डॉक्टर साहब, बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, उनकी भावनाएं बहुत कोमल होती हैं, और अक्सर जब बच्चों के साथ बिहेवियर की बात आती है, उनके साथ व्यवहार की बात आती है, तो कहा जाता है कि सख्ती कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा मसला है, अगर मान लीजिए किसी बच्चे को एडिक्शन है तो फिर पेरेंट्स के सामने चैलेंज बड़ा हो जाता है कि केवल समझाइश से, केवल प्यार से, केवल दुलार से बात नहीं बन रही है। देन व्हाट? देखिए, इसमें ना बहुत जरूरी है समझना कि बच्चों जो एडिक्टेड होते हैं उसको हम किस तरीके से डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो उसके लिए जरूरी होता है कि हम बच्चे का डे को स्ट्रक्चर करते हैं, और जितने आवर्स का वो यूज कर रहा होता है उसको धीरे धीरे कम करते हैं। जब धीरे धीरे कम करते हैं तो उस दौरान हम बच्चे की जो उस टाइम पर जब वो सोशल मीडिया पे था जो कर रहा होता है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी और कंस्ट्रक्टिव या क्रिएटिव एक्टिविटी से। बहुत कॉमनली हम ये भी देखते हैं कि कई घरों में कुछ इश्यूज होते हैं, जो डायनेमिक्स होते हैं फैमिली के अंदर, वहां पे कुछ स्ट्रेसर्स होते हैं। उन स्ट्रेसर्स को एड्रेस करते हैं काउंसलिंग के जरिए से। इसमें कई बार पेरेंटल काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ती है, और पूरे फैमिली के वातावरण को समझते हुए बच्चे को उसके हिसाब से उसका रीजन जो है जरूरत से ज्यादा उस पर जो जाने का उसको समझते हैं, और धीरे धीरे टाइम कम करते हैं। जब टाइम कम करते देखते हैं कि बच्चा जो है वो कम कर पा रहा है, तो उसको पॉजिटिवली रीइंफोर्स करने के लिए उसको कुछ हम इस तरह से, जिसको हम टोकन इकोनॉमी कहते हैं, उसको हम इस चीज के लिए प्रेज करते हैं या कुछ इस तरह की चीजें करते हैं जिससे बच्चे का मनोबल बढ़ता है। जैसे कि उसको बोला कि बेटा आपने अगर इतना कम यूज किया तो बहुत अच्छी बात है, पापा मम्मी के साथ आप एक पिक्चर के लिए जा सकते हो, आपको कहीं पर घुमाने के लिए ले जा सकते हैं, लाइक दैट। इस तरह से धीरे धीरे करके करना होता है, और साथ ही साथ बहुत जरूरी होता है पूरी फैमिली की सपोर्ट का। डॉक्टर संदीप, अगर बच्चा बाल हट की अवस्था में है, बाल हट एक ऐसी अवस्था है जहां पर वो किसी की सुनना नहीं चाहता, वो अपनी ही सुनाना चाहता है, पहली चीज, ऐसी अवस्था में क्या स्ट्रिक्ट नो कोई उपाय है या उस अवस्था में? जी देखिए, अगर इस तरह की चीज होती है तो पहले साइकेट्रिस्ट हम रूल आउट करते हैं कि उसकी इस अवस्था का रीजन बच्चे का टेम्परामेंट है या कोई अंडरलाइन साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। बहुत कॉमनली हम ये देखते हैं कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर की वजह से भी, जिसमें हम मूड डिसऑर्डर होता है, जिसमें बच्चे के अंदर हटपन आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉज हम करते हैं। और जब हमें लगता है टेम्परामेंट का पास है तो डेफिनेटली स्ट्रिक्ट नो होती है। और अगर हमें लगता है कि बच्चे जो है बहुत ज्यादा रिटेलिएट कर रहा है तो काउंसलिंग के जरिए से पेरेंट्स को सिखाया जाता है बच्चे को कैसे हैंडल किया जाए। बट यस, स्ट्रिक्ट नो की पॉलिसी को भी अपनाया जाता है। मतलब स्ट्रिक्ट नो सेकंड ऑप्शन होगा, पहले प्यार से ही समझाई चीजें, उसके बाद। जी चलिए, मैं गौर साहब का यहाँ पे रुक करना चाहूंगा। गौर साहब, जो मेरा सवाल आपसे है वो ये है कि इसमें एक पहलू माँ बाप का है, एक पक्ष माँ बाप है, एक पक्ष बच्चा है, एक पक्ष वो भी हम शामिल करेंगे जो कि वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्विसेज दे रहे हैं। क्या उनके लिए कोई दायरा निश्चित किया जा सकता है कानूनी तौर पर? पेरेंट्स अपने बच्चों को रोके, ये उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन
वो जो प्रोवाइडर्स हैं, क्या उनके लिए कुछ नियम कायदे, कुछ दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं? क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि ऐसे कोई दिशा निर्देश, ऐसे कोई नियम कायदे हैं नहीं शायद। नहीं, देखिए, जैसे फेसबुक पर कम से कम 13 वर्ष की आयु का बच्चा ही एक्सेस कर सकता है, ऐसा फेसबुक के नियमों में है। और फेसबुक के जब आप टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, मैं आपको बीच में टोकूंगा, लेकिन मैं बीच में आपको टोकूंगा। अब यहां पे आती है बात फिल्ट्रेशन की, कि जो व्यक्ति एक्सेस कर रहा है, ये कैसे डिसाइड होगा कि वो 13 वर्ष का है या नहीं है? मैं उस दिशा निर्देश की बात कर रहा हूं जी। सर देखिए, उस दिशा निर्देश में मोबाइल फोन यदि माँ बाप ने लाके दिया है जी, तो ये वाला काम तो माँ बाप को करना होगा। क्योंकि अगर फेसबुक का या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बना और वो अकाउंट बनने के बाद कॉन्ट्रैक्ट को, जो ऐप कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, उस पर एग्री लिखा गया, तो ये जिम्मेदारी माँ बाप की भी है। लाइक घर में आप मोटर व्हीकल लाके खड़ा कर देते हैं, बच्चे को नहीं दे सकते ना आप चलाने के लिए जी। आप देंगे तो आप भी जिम्मेदार है और बच्चा भी जिम्मेदार है। इसी तरीके से जिम्मेदारी दोनों की है, बच्चे की भी है और माँ बाप की भी है। यदि उस मोबाइल से अगर उस कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन होता है तो कंपनीज को वो जो उनका एक्सेस है उस ऐप तक, वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देना चाहिए। पर टर्मिनेट करने के लिए उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि ये बात गलत तरीके से गलत प्रेजेंटेशन दिया गया कि बच्चा तो अब सर मैं आपके सामने एक सिचुएशन और रखता हूं। एक सिचुएशन ये है कि माँ बाप ने मोबाइल दे दिया, बच्चे ने अकाउंट खोल लिया, लेकिन माँ बाप के नोटिस में आया बाद में, या माँ बाप को लगता है कि बच्चा ज्यादा इस पे समय बिता रहा है। क्या कोई ऐसा फीडबैक सिस्टम है जिसपे आप उस कंपनी को, सर्विस प्रोवाइडर को आप सूचित कर सकें और वो फिर उसको कैंसिलेशन की दिशा में जा सके? जी, वो एग्जिस्ट करता है जी। आप उसको, आप कंसर्न कंपनी को अगर कहें कि साहब ये जो प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल मेरे बच्चे ने गलत तरीके से बनाया है और इसको आप कैंसिल कर दीजिए, मोबाइल कंपनीज टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस। क्योंकि यूरोपियन कानून का जहां डेवलपमेंट हुआ, वहां तो यहां तक भी बात आई कि अगर कुछ गलत लिखा गया उसको भी मिटाया जाए, और ये बात गूगल और अन्य कंपनियों ने मानी है और वो सजग है, सक्रिय है। सो मोबाइल कंपनीज या ऐप कंपनीज तो जरूर इस तरफ सक्रिय हो सकती हैं, बट कहीं ना कहीं ये सामाजिक उत्तरदायित्व पहले है, भी सामाजिक भी, पारिवारिक भी और सामूहिक भी। और बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब, विस्तार से रोशनी डालने के लिए। डॉक्टर राजीव रंजन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सामूहिक जिम्मेदारी है, शुरुआत परिवार से होती है और फिर परिवार को ये देखना है कि अगर बच्चे के पास मोबाइल है तो वो उसका उपयोग कैसे कर रहा है, कहां कर रहा है। ये मौलिक जिम्मेदारी परिवार की हो जाती है और उसके बाद बाकी जिम्मेदारी का फैलाव फिर होता है।